क्लास 12th हिस्ट्री के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 यानी थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों के नज़रिए चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 2 इब्न बतूता का रेहला यानी एक आरंभिक विश्व यात्री। आपको मालूम है कि अभी तक हम मुख्य रूप से एक जो है यात्री के बारे में, मध्यकालीन यात्री के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी ख्वारिज़्म के रहने वाले थे और मोहम्मद गजनवी का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। अल-बरूनी जो बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, उसका नाम था किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे सामने दूसरे मध्यकालीन यात्री आ गए हैं, जिन्होंने लगभग भारत में 1333 में प्रवेश किया सिंध के रास्ते, और जो विश्व के एक महान यात्री माने जाते हैं, ग्रेट ट्रैवलर माने जाते हैं, जिनसे कई नाम जुड़े हुए हैं। उसको पढ़ लेते हैं, इब्न बतूता। अगर आप फिल्मी गाने सुनने के शौकीन हो तो भाई गाना आपने सुना होगा, इब्न बतूता पहन के जूता। तो खैर उस गाने से तो इसका कोई संबंध इतना है नहीं, लेकिन इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मध्यकालीन यात्री हैं और उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है इब्न बतूता का रेहला। तो इब्न बतूता कौन है? एक मध्यकालीन यात्री हैं जो भारत में आए थे। और रेहला क्या है? रेहला एक पुस्तक है, एक किताब है, अब जिसे लिखा है इब्न बतूता नाम के मध्यकालीन यात्री ने, जिसे भारत का यात्रा की थी। अब नीचे एक लिखा होगा आरंभिक विश्व यात्री यानी अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपके सामने MCQ आ जाता है कि हु वाज द अर्ली ग्लोब ट्रॉटर फ्रॉम द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से किसे एक आरंभिक विश्व यात्री कहा गया है, तो आरंभिक विश्व यात्री कहा गया है इब्न बतूता को, क्योंकि विश्व के इतिहास में एक महान यात्री थे जिन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र का यात्रा की थी। तो आइए इस टॉपिक को हम सीधे तौर पर शुरू कर लेते हैं। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर मात्रा में रोचक जानकारियां देता है। ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता जो कि एक प्रसिद्ध यात्री थे मध्यकालीन समय के, इन्होंने अपनी बुक लिखी है रेहला अरबी लैंग्वेज में। किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। और यह क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, ट्रैवलॉग है। यह क्या है? ट्रैवलॉग है यानी यात्रा वृत्तांत है। इसका नाम है रेहला। 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। भारत के बारे में जो विस्तृत सामाजिक, भारत के समाज के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है भारतीय उपमहाद्वीप के, तो बहुत ज़्यादा बड़ी जानकारियाँ और रोचक मतलब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता है यह ग्रंथ, जिसका नाम है रेहला। यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है इब्न बतूता ने। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। तो आप दोबारा से ध्यान दीजिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था आज के उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को नाम के देश में। अगर आप उत्तरी अफ्रीका का मैप यूँ बनाएंगे तो उत्तरी अफ्रीका के बहुत सुदूर उत्तरी कोने पर ऐसे कहीं पर आपको मोरक्को देश मिलेगा। तो मोरक्को नाम के देश में तंजीर शहर में जन्म हुआ था इब्न बतूता का। और इनका परिवार जो था बहुत सम्मानित यानी रिस्पेक्टेबल था, एजुकेटेड इनकी फैमिली थी। इनकी फैमिली जो अपनी एक्सपर्टीज़ यानी अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती थी इस्लामी कानून और शरिया पर। शरिया इस्लामी कानून को ही कहते हैं। तो इस्लामी विद्वानों की परिवार में इनका जन्म हुआ और बहुत पढ़े लिखे परिवार से थे, और ये खुद भी पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। इब्न बतूता ने अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा प्राप्त, यानी बहुत कम उम्र में ही इब्न बतूता ने बहुत अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर ली थी, क्योंकि पढ़ा लिखा इनका परिवार था। साहित्यिक यानी साहित्य में काफ़ी रुचि थी, तो उसका ज्ञान प्राप्त कर, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, इस्लामी ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस्लामी ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने कर लिया था। अब यहाँ पर रास्ता एक कुछ और चुनेंगे, यानी ये सिर्फ किताबी ज्ञान से अपना भूख नहीं मिटाएंगे, कुछ और करेंगे। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव का ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अब इब्न बतूता का मानना क्या था? इब्न बतूता का मानना था कि किताबें पढ़ने के बजाय या फिर एक जगह में रहने के बाद ज्ञानवान व्यक्ति बनने के बजाय यात्राओं से अनुभव अर्जित करना चाहिए और उससे ही ज्ञान मिलेगा। यानी यात्राओं को ट्रैवलिंग करनी चाहिए उनको, जिससे कि उन्हें नॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपनी उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। यानी कि ये इब्न बतूताओं को जो था यात्रा करने का बड़ा शौक था, इधर से उधर घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे आज लोग व्लॉगिंग करते हैं। लेकिन ये 14वीं सेंचुरी की बात है, जो आज से लगभग 600 साल पहले की बात है। तो इब्न बतूता नए नए देशों, लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया।
दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। ठीक है, तो इब्न बतूता घूमने का बड़ा शौकीन था। 1333 यानी 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। यानी कि जब तक वह भारत में पहुंचा 1333 में सिंध के रास्ते, तो 1332-33 की बात है, तो वह पहले मक्का गया। मक्का मुस्लिमों का एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, तो वो मुस्लिम ही था इसलिए वहाँ भी गया। वह सीरिया की यात्रा की, उसने इराक की यात्रा की, फारस यानी ईरान की यात्रा की, यमन की यात्रा की अरब प्रायद्वीप में, ओमान देश वह गया, और पूर्वी अफ्रीका यानी कि पूर्वी यानी ईस्टर्न अफ्रीका के कई कोस्टल जो सी पोर्ट्स हैं वहाँ की ट्रैवलिंग वो कर, यानी बहुत सारे देशों को वो घूम चुका था भारत आने से पहले। और ये बहुत कठिन समय था जब उस दौर में यात्रा करना। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मध्य एशिया के रास्ते, ठीक है, यानी उज़्बेकिस्तान वाला जो रूट है वहाँ से उस मध्य एशिया के रास्ते इब्न बतूता 1333 में भारत पहुंचा स्थल मार्ग से। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था कि कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो उसने बतूता को उसने मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो कुल मिलाकर के इब्न बतूता को ये पता चला कि जो दिल्ली का सुल्तान है उस समय तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, वह कला का, साहित्य का, विद्वानों का संरक्षक है। यानी आपको पता है कि राजा लोग जो होते हैं कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों को संरक्षण देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो उसको लगा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है मेरा भी सम्मान करेगा, मुझे भी थोड़ा सा उसका संरक्षण मिल जाएगा। तो यहीं पर इब्न बतूता मुल्तान और उच्च पाकिस्तान के हिस्से से होकर के दिल्ली की ओर चला जाता है सुल्तान के दरबार में। सुल्तान जो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक था वह इसके विद्वान होने, पढ़े लिखे होने, शरिया के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ और उसने बोला कि भाई तुम इब्न बतूता तुम बहुत ज्ञानी हो भाई, तो तुम्हें तो दिल्ली का काजी या न्याय, काजी का मतलब होता है न्यायाधीश या जो न्याय करता है, जज समझ लीजिए। दिल्ली का काजी बना दिया किसको? इब्न बतूता को। क्यों? क्योंकि वो विद्वान था। किसने बनाया यहाँ पर? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा और कई सालों तक इब्न बतूता दिल्ली में काजी के पद पर रहा। तो कौन दिल्ली में लंबे समय तक काजी के पद पर रहा? मध्यकालीन यात्री। तो वो मध्यकालीन यात्री था, दिल्ली में जो काजी के पद पर रहा, न्यायाधीश के पद पर रहा इब्न बतूता। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद किसी कारणवश जो है उसने अपना विश्वास खो दिया। अब इसमें एक घटना है, वो जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। इब्न बतूता की कुछ अपने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ अनबन हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, यहाँ पर दिल्ली में कैद कर दिया जाता है। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है। किसके बीच में? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच बाद में गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और फिर से उसको राजा यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक फिर से उसे काजी बना देता है वहाँ पर। ठीक है, अब 1342 की बात है। 1342 में सुल्तान जो है आदेश देता है मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता कि वह मंगोल शासक के पास दरबार में चीन जाए, एक दूत के रूप में, तुगलक डायनेस्टी के दूत के रूप में वहाँ जाए। तो कुल मिलाकर के इब्न बतूता को अब मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर चीन की यात्रा करनी थी, एक दूत के रूप में, मैसेंजर के रूप में। तो ये दूत के रूप में चीन किसने भेजा? सुल्तान ने भेजा। कहाँ भेजा? मंगोल शासक के पास जाना था चीन। किसको जाना था? इब्न बतूता को। तो इब्न बतूता को अब नया काम मिल गया। अब वो काजी था पहले, अब उसको एज ए पैसेंजर, एज ए एम्बेसडर उसको जाना है चाइना। ठीक है, तो इब्न बतूता निकल पड़ा। इब्न बतूता गया मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट। मध्य भारत का मतलब समझ लीजिए मध्य प्रदेश होते हुए और दक्षिण की तरफ चल रहा है और मालाबार तट यानी केरल के तट पर वह पहुंच चुका है। मालाबार तट यानी केरल के तट से वह मालदीव लिखा है यहाँ पर, तो मालदीव एक देश है हिंद महासागर में, वहाँ गया और वहाँ वह 18 महीने तक काजी रहा। यानी भाई साहब जो बहुत विद्वान थे, तो वहाँ पर मालदीव पहुँच गए। मालदीव में भी 18 महीने इनको काजी बनना गया। जाना कहाँ था? चीन। बड़ा लंबा सफ़र करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मालदीव से ये पहुँचे फिर श्रीलंका, यानी कि फिर श्रीलंका चले गए। फिर वहाँ श्रीलंका से फिर ये वापस आए और वहाँ से फिर से ये केरल के तट पर मालाबार पहुँचे, फिर मालदीव गए और फिर चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वो बंगाल गया, असम भी। कुल मिला करके इब्न बतूता को दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले तो दिल्ली का काजी बनाया, फिर जेल में डाला, फिर कुछ गलतफहमी दूर होने के बाद फिर दिल्ली का काजी बनाया। 1342 में फिर ये बोला कि तुम जाओ चीन और मेरे दूत बनकर, मैसेंजर बन के जाओ, एम्बेसडर बन के जाओ। तो चीन जाने से पहले भाई साहब जो है मालदीव घूम के आ गए, श्रीलंका घूम के आ गए, असम घूम लिया इन्होंने, बंगाल घूम लिया इन्होंने,
और मालाबार कोस्ट भी और मध्य भारत भी घूम लिया। ये कौन कर रहा है? इब्न बतूता। खैर फाइनली इसको चीन जाना था तो ये चीन जाता भी है। तो कुल मिलाकर में जहाज़ में बैठकर वह सुमात्रा इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा या सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप समूह है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं। तो सुमात्रा यानी कि वो इंडोनेशिया पहुंचा। सुमात्रा से एक और जहाज़ इसने पकड़ा इब्न बतूता ने, और वहाँ से पहुंचा है चीनी बंदरगाह। और चीनी बंदरगाह का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो उस चीनी बंदरगाह का नाम है जायतुन, जिसे आप ग्वांजू कहा जाता है। तो ये ग्वांजू पहुंच गया चीन में। अब वहाँ से इसने चीन में खूब यात्राएं की, फिर इब्न बतूता ने ट्रैवलिंग की और वहाँ बीजिंग तक चला गया, है ना। लेकिन लंबे समय तक वह फिर चीन में भी नहीं रहा। खैर इसका मन नहीं लगा। 1347 में इब्न बतूता ने सोचा कि यार घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ, कहाँ रह गया मोरक्को अफ्रीका में, कहाँ मैं चीन पहुँच गया हूँ, घर की याद आने लग गई इसको। तो 1347 में वापस अपने घर जाने के लिए इसने निश्चय किया। देखो 1333 में भारत पहुँचा और 1347 बताओ कितना साल हो गया। तो समझ लो कि 12-13 साल से ऊपर हो गए, घर से दूर है। तो इसने सोचा घर जाता हूँ। तो कुल मिलाकर के चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती। कुल मिलाकर के इब्न बतूता के विवरणों की तुलना किस मध्यकालीन अन्य यात्री के विवरणों से की जाती है? तो 13वीं सदी के अंत में वेनिस का रहने वाला एक था मध्यकालीन यात्री, जिसका नाम था मार्को पोलो। उसने मंगोल दरबार तक की यात्रा की थी और भारत और चीन की भी यात्रा उसने की थी। तो उससे तुलना की जाती है यहाँ पर इब्न बतूता के विवरणों की। तो बहुत बड़ी बात यह मानी जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब इतना टॉपिक पढ़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्या हम समझे हैं, इसको समझ लेते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि रिहेला क्या है? तो रिहेला एक किताब है, यात्रा वृत्तांत है, जिसे एक प्रसिद्ध मध्यकालीन यात्री जो कि एक मुसलमान था, मोरक्को का रहने वाला, उसने लिखी है। रिहेला की भाषा क्या है? रिहेला की भाषा अरबी भाषा में इसे लिखा गया है। किसने लिखा है इसको? इब्न बतूता ने लिखा है। एक आरंभिक विश्व यात्री किसको कहा गया है? एक आरंभिक विश्व यात्री इब्न बतूता को कहा गया है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कौन सा शहर था मोरक्को का? मोरक्को का शहर था तंजीर, व तंजीर शहर का रहने वाला था। इब्न बतूता की शिक्षा के बारे में बताइए। इब्न बतूता बहुत विद्वान था, शरिया का विद्वान था। इसका पूरा परिवार ही विद्वानों के शरिया के कानून के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता ने किताबों को पढ़ने के बजाय घूमना पसंद क्यों किया? उसको लगता था घूमने से ज़्यादा ज्ञान मिलता है। इब्न बतूता ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की? उसने सीरिया, यमन, ओमान, ईरान, इराक आदि पूर्वी अफ्रीका आदि क्षेत्रों की यात्राएं की थी। इब्न बतूता दिल्ली दरबार में जब पहुंचा तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय शासक वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली में किस पद पर इब्न बतूता को नियुक्त किया गया? उसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इब्न बतूता को चीन किस कार्य को करने के लिए भेजा गया? चीन जाने का कार्य उसको दिया गया, दूत के रूप में मंगोल दरबार में जाने का आदेश दिया गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में आपने देखी। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपको एक इमेज में दिखाना चाहूँगा, ये था वो समय, मध्यकालीन समय, 14वीं शताब्दी का यह समय है। और 14वीं शताब्दी के समय में आप देख सकते हैं कि यात्रा करना कितना कठिन था। ये बहुत सारे लोग जो दौड़ रहे हैं, ये देखिए कपड़े पहने इन्होंने, ये बेचारे बहुत परेशान हैं, इनको लूटा जा रहा है। और लूटने वाले लोग को ना डकैत, ये देख सकते हैं आप, लुटेरे हैं जो कि लूट रहे हैं यात्रियों को। तो ये उस समय था, दौर था जब यात्रा करना बहुत कठिन था, लेकिन इस दौर में भी इब्न बतूता यात्रा कर रहा था। एक पार्ट 2 का वीडियो मैं इसका बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, कोई जानकारी परक महत्वपूर्ण बातें मैं आपको दे पाया हूँ, तो ज़रूर आप कमेंट करिए, मैं इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।